हाँ हाँ ई ना ई सर अरे देख माइकवा होने रे मनीष देख तो मेरा आवाज आ रहा है तुमको पास देख देख ना म्यूट नहीं किया हुआ है देख तो वीडियो में खोलो ना अपना रख तो कॉल काट अभी बाद में करेंगे राधे 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 कहां पर पढ़ा रहे थे? Physical properties of geometrical isomers. तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग सीखे थे कि मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिमेट्री के हिसाब से जब देखें तो CH3 H and H CH3 and H अगर हम लोग कहें तो ये मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसे वो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं और ये लेस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, आगे हम लोग सीखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है कि कोई सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो तो कितना ज्यादा टेम्परेचर तक वो बिना टूटे हुए रह जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हो तो कितना ज्यादा टेम्परेचर तक वो सस्टेन कर जाएगा, बिना टूटे हुए रह जाएगा। जो ज्यादा टेम्परेचर तक बिना टूटे हुए रह जाएगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है।
तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? तो हमें देखना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में वैन डर वाल्स रिपल्सन कम होना चाहिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी विल बी मोर इफ वैन डर वाल्स repulsion between body parts कम होगा। और वैन डर वाल्स रिपल्सन बिटवीन बॉडी पार्ट्स कम कैसे होगा? या तो स्मॉलर ग्रुप होने चाहिए, और नहीं तो ग्रुप should be distant। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगा? जब घर के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में रिपल्सन कम होगा। और वो रिपल्सन कम होगा कब कम होगा? जब या तो ग्रुप्स छोटे छोटे साइज के होंगे, क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि अगर बड़ा बड़ा साइज का होता है बॉडी पार्ट तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, तो स्मॉलर ग्रुप हो और ग्रुप्स शुड बी डिस्टेंट, एक दूसरे से दूर होना चाहिए। अगर ये दो चीज हो तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका ज्यादा होगा। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी इस गिवन केस में सोचने की कोशिश करें कि इन दोनों में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है? ये देखिए, बड़ा बड़ा ग्रुप यहाँ है और बड़ा बड़ा ग्रुप यहाँ। इस केस में देखिए ये दोनों क्लोजर है, और ये दोनों देखिए ये दोनों क्या है? फार्दर। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसका आपका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको एग्जांपल लेते हैं आप, Br, Br, Er, Br, H, H, H। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्लोजर है, ठीक है, रिपल्सन ज्यादा होगा। ये दोनों दूर है यानी रिपल्सन कम होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। चलिए नोट करिए एग्जांपल। देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, वहां जलने वगैरह का बात नहीं होता, वहां टूटने का बात होता है। मान लीजिए कि ये कोई सबस्टांस है, इसको हम हीट करना स्टार्ट किए, एक 300 केल्विन पर टूट गया और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो 400 केल्विन पर टूटा है जाकर, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल आप किसको कहिएगा? जो टेम्परेचर को ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाए, यानी 400 केल्विन वाले को। ठीक है, तो 400 केल्विन वाला उतना ज्यादा टेम्परेचर तक कैसे सस्टेन किया? क्योंकि उसके घर के अंदर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में रिपल्सन पहले से ही कम थे। ठीक है, कहेगा बॉन्ड एनर्जी तो दोनों में एक ही जैसा है, केवल वैन डर वाल्स रिपल्सन से ये जज होता है। ठीक है, तो वैन डर वाल्स रिपल्सन बिटवीन बॉडी पार्ट्स, एक ही मॉलिक्यूल के बॉडी पार्ट्स के बीच में वैन डर वाल्स रिपल्सन जितना कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। और वैन डर वाल्स रिपल्सन कब कब होगा? जब ग्रुप छोटे छोटे होंगे, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है साइज ऑफ द ग्रुप पर। तो ग्रुप छोटा छोटा होना चाहिए
और एक दूसरे से दूर होना चाहिए तो रिपल्सन फोर्स कम लगेगा। नीलू, नीलू, अब केवल आपको एक चीज और बचा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एक और प्रॉपर्टी होते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हम लोग को यहां पर ये सीखना है कि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट किसे है? ओ एच एच डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और जिसका नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसको पोलर कर, यानी ये पोलर सॉल्वेंट। पहला चीज। दूसरा चीज, सॉल्युबिलिटी का एक थंब रूल है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। इसका मतलब कि सॉल्वेंट जब आपका पोलर है तो मोर पोलर सॉल्यूट इसमें ज्यादा घुलेगा। तो इसका इंप्लीकेशन हमारा ये है कि मोर पोलर सॉल्यूट और दी सॉल्यूट having higher dipole moment are more soluble in water, are more soluble in water। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि Cl C डबल बॉन्ड C Cl H एंड H है, अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसका हो, तो हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिकल होने के कारण इसका म्यू का वैल्यू 0 होता है और इसका म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी दिस कंपाउंड इज मोर पोलर, इसलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर यही हो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑर्डर आपको ये देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नोट कर लिए?
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस, यहाँ इनैंसियोमर आएगा, डाइस्टीरियोमर आएगा, कायरल आएगा, कायरलिटी आएगा, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन आएगा। यहाँ बहुत नया नया चीज आपको सीखना रहेगा। कोई आपका फ्रेंड अगर अभी क्लास नहीं ज्वाइन किए हुए तो उसको कह दीजिए, चूंकि आगे जितना चीज चलेगा उन सभी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूज होता है। अगर उनको दिक्कत होगा मैं उसको हैंडल नहीं करूंगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कायरल, कायरलिटी सब कुछ इसी में आएगा, डाइस्टीरियोमर्स, इनैंसियोमर्स सब यही आएगा, आर एस डी एल सब यही आएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेचर में ऐसा है, पहले मैं इससे शुरुआत करता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक बुक है सॉलोमन, सॉलोमन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बुक है, बहुत सारे बुक है, मॉर्सन बॉयड है, ठीक है, सोलमन है, पोला ब्रूस है, केरी है, आपका वाडे का बुक है, कई सारे बुक हैं जो आपको हैं, ठीक है। तो सोलमन के बुक में एक बहुत सुटेबल एग्जाम्पल लिया गया है, उसमें कहा गया है कि एक ही जैसे दिखने वाले दो कंपाउंड्स हैं, एक ही जैसे दिखने वाले दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही लिया हूं और मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में मैं आपको ABCD भी लिखवाऊंगा, घबराइए नहीं, मुश्किल वाला नहीं लिखवाएंगे, स्मॉल वाला नहीं लिखवाएंगे, वो तो बहुत लोग को नहीं आते होगा, कैपिटल वाला लिखवाएंगे, वो तो सीखे होगा शायद, सीखे हो ना कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाला आप लोगों को लिखवाएंगे। और मैं नहीं आप कहिएगा कि सर कुछ सीखना बाकी रह गया था। चलिए इसी टॉपिक में सीखिए, ऑप्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे टफ यही टॉपिक है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से भी काफी टफ है, इसके बाद इससे मुश्किल कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे मुश्किल टॉपिक यहाँ का है, ठीक है। तो इसमें दो कंपाउंड लिया गया, मैं उस कंपाउंड मुझे बहुत बड़ा याद नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। ये दो कंपाउंड से, मान लो एक कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड है जो देखने में तो एकदम एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये होते एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप लोग को आईना देखने आता है ना, बहुत आईना देखते हो आप लोग कि बाल छोटा है कि बड़ा है, नाक लंबा है कि छोटा है, नाक कभी लंबा और छोटा होता है क्या? रोज आईना देखते रहते हो, चेहरा बदल जाएगा क्या? जो आदमी काला है वो रोज काला दिखेगा, जो आदमी गोरा है वो हर दिन आईना में गोरा दिखेगा, जो आदमी का बाल काला है अगर नहीं रंगता है मतलब काला है तो काला दिखेगा, बदल थोड़े ही जाएगा। चलिए देखें, इस टॉपिक में आईना देखना भी हम आपको सिखाएंगे। बहुत लोग ऐसे आप लोग होंगे जिसको आईना वाटर इमेज नहीं होगा, इसमें आईना देखने आपको नहीं आते होगा, ठीक है। वो भी आपको इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको खुद पता चलेगा कि हम कुछ मिस्टेक किए। मैं कहीं पर भी आपको टोकने नहीं जाऊंगा,
आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों दिखने में तो एकदम हूबहू एक जैसे, ऐसी समझाने के लिए ये दो कंपाउंड्स हैं जो दिखने में तो हूबहू एक जैसे, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। बीच में एक आईना रख दीजिए तो लगेगा कि अरे ये तो एक दूसरे का मिरर इमेज। इस तरह के दोनों कंपाउंड्स मैं आपको बता दूं, नेचर में जब भी बनाइएगा तो ये दोनों एक साथ बनेगा। फिर से सुनिएगा, नेचर में जब भी बनता है ये दोनों कंपाउंड्स एक साथ बनता है, मिक्सचर इनका तैयार होता है। लेकिन एक हमारे लिए हो सकता है कि दवा बनाने में काम आ जाए। ज्यादातर ये सब ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल आते हैं। ड्रग्स समझते हैं ना, दवा बनाने में इन सब का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से हो सकता है कि एक हमारे लिए बेनिफिशियल है और एक हमारे लिए हार्मफुल है। समझ गए? नेचर में जब भी बनेंगे ये दोनों एक साथ बनेंगे, नेचर में जब भी पाए जाएंगे ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे, मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाएंगे। इनको ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करना है। इसको क्योंकि लैब टेस्टिंग में आया है, केमिस्ट्री के लैब टेस्टिंग में आया है, बायोलॉजी यहाँ की, ये हमारे शरीर के लिए किसी खास दवा का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन जब नेचर में हम खोजने गए, अरे वो सब चीज नहीं जाना है बेटा, एंटीसाइकोटिक ये सब चीज नहीं जाना है, वो सब डॉक्टर लोग सीखते हैं, हम लोग को खाली कंपाउंड सीखना है। ठीक है मौसी, तो नेचर में जब भी हम इस दवा को खोजने जाते हैं तो हमारे साथ ये, मतलब जब भी हम इसको खोजने जाते हैं तो इसके साथ ये भी पाया जाता है और ये दोनों मिक्सचर बने होते हैं। ये दोनों क्या बने होते हैं बेटा? मिक्सचर बने होते हैं। अब इस मिक्सचर में ये इस तरह का होते हैं मिक्सचर, देखिए इनका, ये इस तरह के मिक्सचर होते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है शुरू से, इनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं ऑलमोस्ट, इनका डाइपोल मोमेंट सेम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, इनका वाटर में सॉल्युबिलिटी सेम होता है, इनका थर्मल स्टेबिलिटी सेम होता है, इनका सारा चीज सेम होता है। देखो चावल में कंकड़ मिला होता है, उसको हम लोग हैंड पिकिंग से चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंकड़ काला जैसा दिखते रहता है, लाल जैसा दिखते रहता है और चावल उजला जैसा दिखते रहता है। चुन लेते हैं कि नहीं चुन लेते हैं? अब दाल जैसा ही दिखने वाला, दाल जैसा ही पीला दिखने वाला और उसी साइज का पत्थर अगर ग्रिंड करके छोटा छोटा उसी शेप में काट करके दाल में मिला दिया जाए और दाल को बनाकर खाने के लिए दे दिया जाए तो दांत के अंदर हमको पड़ेगा तो दांत टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो देखिए एक जैसे प्रॉपर्टी आ जाने से सेपरेशन में डिफिकल्टी होने लगता है। और क्या बिना कंकड़ को हटाए दाल बनाना, चावल बनाना उचित है क्या? नहीं है। और इसीलिए हमें सेपरेशन जरूरी है। मान लो ये हमारे लिए किसी खास बीमारी का दवा का काम करता है और इसी का दोस्त जो मौजूद है उसी के साथ वो ह्यूमन बीइंग के लिए मान लो जहर का काम करता है,
पॉइजन। और अगर साइंटिस्ट इन दोनों के मिक्सचर में से इसको अगर अलग नहीं किया और दवा में दोनों को डाल दिया तो एक उस बीमारी को ठीक करे या ना करे, ये पॉइजन हम लोग को जान जरूर मार देगा, जान हम लोग को जरूर मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? इतना तेज बारिश हो रहा है, इतना तेज बारिश मेरे यहाँ हो रहा है कि मुझे गरज गरज के बोलना पड़ रहा है ताकि आवाज आप लोग को जा सके। आप लोग के घर तरफ भी बारिश हो रहा है? जिसके यहाँ बारिश नहीं हो रहा है वो लोग एक गिलास पानी लीजिए और सर के ऊपर से डाल लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज सीध जा रहा है आप लोग को? देखिए तो आवाज सीधी जा रहा है। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक। आप लोग को हेलो हेलो माइक चेक। नहीं आवा। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। आप बताइए। अरे आप सेटिंग चेंज तो किए हैं वो। बारिश तो ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि टंकी फट गया, टंकी फट गया और हर जैसे टाइटैनिक में पानी आ गया था जहाज में, तो ऐसे लग रहा है कि पानी आ रहा है। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो। अरे आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है। बोल के आगे बढ़ाए, कुछ तो समझ में आते रहेगा ना, नहीं तो फिर टाइम तो पार होकर चला जाएगा। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो। बहन चलिए, कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो दिक्कत ये है कि जहां पर भी ये पाया जाता है, ये भी पाया जाता है और दोनों आपस में मिला हुआ होता है, ठीक है। और हमें क्या है, ये हमारे लिए पॉइजनस है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल, ये हमारे लिए किसी मेडिसिन वगैरह में काम आ सकता है,
लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको हम सेपरेट कैसे करें, इनको हम सेपरेट कैसे करें। इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट रहता तो मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता और एक का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो इसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट 120 होता और एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता। तो अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते तो मेरा ये बॉइल कर जाता, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता, इसको दूसरे कंटेनर में ले जाते और फिर उसको लिक्विफाई करके अपना इस्तेमाल कर लेते, सेपरेट कर दिए, है ना। लेकिन दिक्कत तो ये है कि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, वाटर सॉल्युबिलिटी सेम, थर्मल स्टेबिलिटी सेम, सब कुछ सेम, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी। एक ही इनका प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होता है और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ तो आपको दिमाग में आया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मुझे क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स जो बनाए जाते हैं तो हमारे शरीर में जाके आप लोग बायोलॉजी वाले जानते होंगे, सेल और क्या क्या तो उसको कहते हैं, से डायरेक्टली ये जाके इंटरेक्ट करते हैं हमारे दवा, और जब हद है एकदम, कितना कितना चिल्लाकर हम बोले हैं और तेज बारिश हो गया है असल। तो आप लोग को साफ जा रहा है तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, वेरी गुड, ठीक है। मेरा आवाज तो रोज ठीक ही रहता है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है पहले इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, पहले इनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और स्टडी करने के बाद ये सीखना कि इन दोनों के मिक्सचर में कौन ऐसा कंपाउंड हम डाल दें जो इन दोनों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दे, ताकि इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके और जो उसमें से हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको हम अपने काम में इस्तेमाल कर लेंगे और जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको वेस्ट मटेरियल की तरह हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, यही हमारा टारगेट है इस टॉपिक, समझ गए। इसी काम को हम यहाँ अंत तक सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये संबंध तो नहीं रहेगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनका एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और वो प्रॉपर्टी को ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसका एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर these two are called optical isomers of each other. These two are called optical isomers of each other. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है अब हम लोग शुरू करते हैं। ये रिएक्शन भी एक जैसे जाते हैं, एक रेट से जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है इनको सेम रेट से रिएक्शन जाने से, समझ गए। लेकिन इनका देखिए फायदा कहाँ उठाया जाता है। जुड़वा भाई बहन जो होते हैं या जुड़वा भाई भाई या जुड़वा बहन बहन जो होते हैं, क्या जरूरी है क्या उन दोनों को कोई एक चीज दोनों को पसंद आए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि उन दोनों जुड़वा भाइयों में एक भाई को रसगुल्ला पसंद है, दूसरे को ना पसंद हो, कम पसंद हो, है ना। बस इसी का फायदा साइंटिस्ट यहाँ उठाया। ठीक है लेकिन ये इसको क्या पसंद है?
ये तो हमें पता करना होगा, वो तो बोलेगा तो है नहीं। उसके पास मुंह तो है नहीं, हमारी तरह भुगते रहेगा। ठीक है, उसको तो हमें चेक करना होगा, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। मैं इसलिए शुरू में इतना डिटेल में बताया क्योंकि इससे आपको थोड़ा ये रहेगा कि आगे हमें क्या क्या चीज कुछ आ सकता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, अरे बेटा पहले तो ये पढ़ाना होगा कि ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, आगे का क्वेश्चन काहे पूछने लगता है। हम शुरू कर रहे हैं, वो आप आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हो। आएगा, कोई भी चीज बिना पढ़ाए हुए मैं आगे तो बढ़ता नहीं हूं। सब कुछ जो सिलेबस में सब कुछ मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, लिखिए डिफिनीशन, दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, लिखिए डिफिनीशन, दोज कॉन्फिगरेशनल isomers those configurational isomers which rotate the plane of those configurational isomers which rotate the plane of plane polarized light are called optical isomers. This behavior are studied in polarimeter. इनके बिहेवियर को कहां स्टडी करते हैं, पोलारीमीटर में स्टडी। इनके बिहेवियर को कहां स्टडी करते हैं हम लोग, पोलारीमीटर में स्टडी करते हैं। चलिए नोट किया जाए। अब यहां कुछ नए नए टर्म आ गए, जैसे ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो रूम टेम्परेचर पर इंटरकन्वर्टेबल नहीं होता है उसको कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। वैसे स्टीरियो आइसोमर्स, दो स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible at room temperature are called configurational isomers। और आया प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, और आया पोलारीमीटर क्या होता है। तो हमारे सामने इमीडिएट क्वेश्चन है कि पोलारीमीटर क्या होता है। सीखते हैं पहले पोलारीमीटर। ठीक है, बढ़िया से सीखिएगा। पोलारीमीटर, जैसे किसी को बुखार लगता है तो थर्मामीटर लगाते हो ना। तो कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब आपको पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं
सोडियम लाइम। सबसे पहले क्या लेते हैं, सोडियम लाइम। अब सुनिए, सोडियम लैंप ही क्यों लिया जाता है? सोडियम लैंप ही क्यों लिया जाता है? सोडियम लैंप इसलिए लिया जाता है, फिजिक्स में आपको चंदन सर पढ़ाएंगे, सोडियम लैंप लगभग एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लाइट को ही केवल इमिट करता है। ठीक है, सोडियम लैंप क्या करता है, लगभग एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लाइट को ही केवल इमिट करता है। ठीक है, समझ गए? जैसे व्हाइट लाइट होता है, ट्यूब लाइट हमारे यहाँ लगा होता है, या सनलाइट है, इन सब में विजिबल लाइट में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7000 अराउंड एंगस्ट्रॉम तक सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं। कोई बहुत ज्यादा वेवलेंथ रखता है, कोई बहुत कम वेवलेंथ रखता है। ऐसे केस में इनका इंटरेक्शन कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीके से होगा और किसी खास चेंज को स्टडी करने में हमें डिफिकल्टी हो जाता है, और इसीलिए हम लोग एक ऐसे सोर्स, लाइट सोर्स का यूज करते हैं जो केवल एक फिक्स्ड वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है, और इसीलिए सोडियम लैंप को यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? ये सोडियम लाइट हम लोग यूज करते हैं, ये सोडियम लैंप जो हम लोग यूज करते हैं, इससे जो लाइट निकलता है ये आपको सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे। आपको ध्यान होगा, जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था लाइट इज मैक्सवेल थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऐसे ऑसिलेशन होगा, ऐसे ऑसिलेशन ऐसे होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे होगा। तो कोई आपको लाइट वेव इस प्लेन में चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, ऐसे जाते रहेगा, कोई ऐसे जाते रहेगा, तो थोड़ा घूम के जाते रहेगा, तो थोड़ा और घूम के जाते रहेगा, ऐसे आपकी तरफ जाते रहेगा। तो इसी को दिखाया हुआ है कि सभी डायरेक्शन में लाइट वेव ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है इसको कहते हैं नॉन पोलराइज्ड। जब सभी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो नॉन पोलराइज्ड लाइट जो आपका होता है, नॉन पोलराइज्ड लाइट जो आपका होता है उसमें ऑसिलेशन सभी प्लेन्स में होते हैं, ये हमारे लिए काम का नहीं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, एक पोलराइजर से इसको भेजा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है पोलराइजर। पोलराइजर इसका नाम ही, इससे होकर के लाइट को पास कराया जाता है। ये आपको प्रिज्म जैसा शेप का होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करिए, और नहीं तो आप सिंपली कैल्साइट क्रिस्टल को यूज करिए, या तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करिए इस काम के लिए, और नहीं तो कैल्साइट के क्रिस्टल को आप यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे लाइट जब हम पास करते हैं तो इससे लाइट पास होने के बाद आपको लाइट, इसकी क्वालिटी क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल
इसका क्वालिटी क्या होता है, ये अपने में से होकर किसी एक ही प्लेन में ऑसिलेट करने वाले लाइट को जाने देता है। इसका क्वालिटी क्या होता है, अपने में से होकर किसी एक डायरेक्शन के ऑसिलेशन को ही होकर जाने देगा, बाकी सारे ऑसिलेशन को ये रोक लेता है। तो मान लेते हैं कि इससे होकर केवल एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन मेरा जा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, इसी का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम होता है इसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमारा ये लाइट तैयार हो गया, लगा। अब हम क्या करेंगे कि एक सैंपल ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सैंपल ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, सैंपल ट्यूब लेते हैं। ये सैंपल ट्यूब आपको 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, या कहिए 1 डेसीमीटर लॉन्ग। 1 डेसीमीटर लॉन्ग होना चाहिए या 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इसमें जिस कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है, उस कंपाउंड को ले लीजिए, लेकिन उस कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml। जिस कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को स्टडी करना है उसको इसमें ले लीजिए, और ये सिलेंड्रिकल होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml ले लीजिए, ठीक है। अब लाइट जो है, जो केवल वर्टिकली प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, वो इस सैंपल ट्यूब में रखे गए कंपाउंड से इंटरैक्ट करेगा और इसमें रखे गए कंपाउंड के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, एटम्स और भी बॉडी पार्ट्स से डिफरेंटली ये इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने के बाद ये जब बाहर आता है तो इसमें कुछ चेंजेस पाए जा सकते हैं। यहां पर एक लगा होता है एनालाइजर। क्या लगा होता है, एनालाइजर। एनालाइजर क्या करता है कि बाहर आने वाले लाइट को एनालाइज करता है कि पहले के तुलना में लाइट अब कितना डिग्री से घुमा हुआ है। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में अब कितना एंगल से लाइट आपको घुमा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पोलारीमीटर कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पोलारीमीटर कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, समझाते हैं, पहले नोट करिए। आप लोग के दिमाग में जितना क्वेश्चन है सबका मैं जवाब दूंगा, एक बार आप पहले नोट कर लीजिए।
हो गया। एक बार और देखिए, सोडियम में इसलिए यूज होता है क्योंकि इससे केवल एक वेवलेंथ का लाइट निकलता है। इससे जो लाइट निकलता है उसमें डिमेरिट ये होता है कि ये सभी प्लेन में ऑसिलेट करते रहता है, जिसको नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसको एक पोलराइजर से पास कराया जाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर कैल्साइट ले सकते हैं। इसका क्वालिटी ये होता है कि इसमें सभी डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन है उसमें से केवल एक डायरेक्शन के ऑसिलेशन को ये अपने में से होकर के जाने देता है, और इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और सिंपली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL इसको कहते हैं। इसके बाद अब लाइट भी तैयार होता है एक्सपेरिमेंट में यूज होने के लिए। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर या कहिए 1 डेसीमीटर होता है। इसके अंदर में जिस कंपाउंड के ऑप्टिकल बिहेवियर को स्टडी करना है उसका 1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन का कंपाउंड ले लिया जाता है। इस ऑब्जेक्ट को सैंपल ट्यूब कहा जाता है। लाइट जब इसके अंदर जाता है तो मान लो ऐसे कोई कंपाउंड है, लाइट इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, उसका वेवलेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और लाइट थोड़ा सा अपने प्लेन में घूम जाता है। तो जब बाहर आता है तो एक एनालाइजर करके इंस्ट्रूमेंट, एनालाइजर करके एक डिवाइस लगा होता है जो आपको ये बता देता है कि पहले के कंपैरिजन में लाइट कितना डिग्री से खुला होगा। बस इतना। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पाया गया, मतलब ये बाहर आने वाला लाइट ना ही क्लॉकवाइज घुमा हुआ और ना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड को क्या करते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव करते हैं। एंड इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, if theta is not equal to 0, then compound is called optically active। और ये भी दो तरह का होते हैं। एक होता है अगर थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग डी करते हैं। क्या करते हैं? डी। डी क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी कहां से आया है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी कहां से आया है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसे घूमता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोस से आया है, डेक्स्ट्रोस, ठीक है। और अगर कंपाउंड इसी के नीचे लिखेगा, मैं इधर कर देता हूं, इधर तिर के मार के ही लिखेगा, ठीक है, आपके कॉपी में उधर। अगर थीटा लेस देन 0 है या निगेटिव है या उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल कंपाउंड करते हैं। एल कहां से आएगा? एल आता है लीवो रोटेटरी। LAE लीवो रोटेटरी। ये दोनों ही, ये डेक्स्ट्रस से आया है, ये लीवस करके एक वर्ड है उससे आया है, और ये दोनों नॉन इंग्लिश है। ये दोनों कहां से है? ये दोनों नॉन इंग्लिश है। वही पहले यूरोपियन कंट्रीज वाले ज्यादा काम करते थे तो वो लोग नॉन इंग्लिश वाले रहते थे, माने यूरोप में
यूके को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तो दूसरा लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, ये सब चलते रहता था और वो लोग अपने लैंग्वेज वाले कुछ बात को यूज कर लेते थे। चलिए नोट किया जाए। ये तो आपको पता चल गया कि किसी कंपाउंड, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब है उसको अगर पोलारीमीटर में हम अगर ले लें सैंपल ट्यूब में, तो हमें वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दिखा देगा, है ना। ये तो समझ में आया ना बेटा कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब है कि अगर उस कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट के साथ सैंपल ट्यूब में अगर रखा जाए और प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास करवाया जाए तो पीपीएल घूमेगा और वो साबित करता है कि द कंपाउंड इज शोइंग ऑप्टिकल बिहेवियर, ठीक है, एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. It rotates the plane of PPL either in clockwise direction or it may rotate in anti-clockwise direction. If it rotates in clockwise direction, then it is called dextrorotatory, or simply it is prefixed by small d. And if it rotates in anti-clockwise direction, then it is prefixed with small l. ध्यान दीजिएगा, this d and this l must not be replaced by capital D or capital L. कभी भी ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल का भी कोई मतलब होता है, ठीक है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का भी कोई मतलब होता है। कभी भी स्मॉल एल और स्मॉल डी को कैपिटल एल और कैपिटल डी से रिप्लेस मत करिए, ठीक है, क्योंकि उसका दूसरा मतलब हो जाता है ऑप्टिकल बिहेवियर। बढ़े। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन उठता है, एक टर्म यहां पर आता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता ही क्यों और कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। ऑप्टिकली एक्टिव तो समझ में आता है कि सैंपल ट्यूब में कंपाउंड्स रखे गए हैं, उसके डिफरेंट डीएल कंपाउंड्स क्या, अभी तो बताएं, सोते तो रहते हो। प्लेन पोलराइज लाइट को जो कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको डेक्स्ट्रो कहेंगे, और प्लेन पोलराइज लाइट को जो कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो लेवस कहलाएगा। कितना बार बताएं आदित्य। ये पोलारीमीटर से पता चलेगा, अभी तक क्या कर रहे थे, ये पता कैसे चलेगा, ये पोलारीमीटर से पता चलेगा। और हमको कैसे पता चलेगा, हम लोग को आगे पढ़ने से पता चलेगा, आगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा। साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चलेगा, तो साइंटिस्ट लोग को एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, और हम लोग को कैसे पता चलेगा, आगे और पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल मेथड भी डेवलप किए गए हैं जिससे पता चलता है कि कोई कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में आप जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बढ़े, लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन, एक डिफिनेशन है, लिख लीजिए।
सुनिए ना, आप एक टर्म नोट कर लीजिए, तो हेडर में आप लोग स्पेसिफिक रोटेशन, और कल मुझे याद दिला दीजिएगा पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि आज अगर पढ़ाने लगेंगे तो फिर मेरे पास बचेगा कितना, 15 मिनट। तो 15 मिनट में मैं झुनझुना बजाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए उस टॉपिक को मैं कल पढ़ाऊंगा। आधा पेज छोड़ दीजिए, हाफ पेज छोड़ दीजिए, और कल मुझे याद दिला दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं कि व्हाई सम कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, अब हम लोग को अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए कि आप इन चारों कंपाउंड में ये चुन के बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन सा है, तो हम तो कहेंगे कि सर लैब से आते हैं, लैब में चेक करेंगे तो फिर बता देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है, सब बच्चा लैबे चला जाएगा तो लिखेगा कौन, और लैब है कहाँ बिहार में। तो हमको नहीं लगता है कि पूरा इस बिहार में एक भी लैब होगा जहां इस कंपाउंड को चेक किया जा सकता है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि बिहार में एक भी लैब नहीं होगा जहां इस कंपाउंड को चेक किया जा सकता है कोई को, कि वो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। हो सकता है आईआईटी पटना में हो, अलग बात है, बाकी पीएमसीएच इन सब तो नीलवटा सन्नाटा है। बढ़े, तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें किसी भी तरह का सिमेट्री मौजूद है। अब देखिए सिमेट्री चालू हो गई। वैसे कंपाउंड्स जिसमें किसी भी तरह के सिमेट्री मौजूद हो, ठीक है, उसमें से कुछ सिमेट्री ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड का, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ऐसे मुझे कुछ बताना है तो मैं कंपाउंड ऐसे कुछ ले लूंगा। मान लो कोई एक कंपाउंड है, लाइट यहां से गया, इस पार्ट से भी लाइट इंटरेक्ट किया और इस पार्ट से भी लाइट इंटरेक्ट किया, ठीक है। मान लो इस पार्ट से जो लाइट इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से लाइट जो है 36 डिग्री से क्लॉकवाइज घूम रही है, और इसके इस पार्ट से जो लाइट इंटरेक्ट किया, ठीक है, उसकी वजह से लाइट जो है -30 डिग्री सेल्सियस से घूम गई। ये लाइट जब नेट बाहर आएगा तो नेट रोटेशन कितना होगा, 0 डिग्री। समहाउ ये हो सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है, आपको तुरंत लग गया होगा कि कुछ न कुछ जो चीज यहां मौजूद है उसी तरह का एग्जैक्टली उल्टा चीज अगर यहां भी मौजूद रहे तो ये चीज हो सकता है। इतना तो आपको लग गया होगा अभी तक, इतना लगा कि नहीं, कि कोई भी चीज जो यहां मौजूद होगा, जो 36 डिग्री से इसको घुमा रहा है लाइट को, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने वाला कोई चीज यहां पर होना चाहिए, और अगर वो रहे तो नेट जो लाइट बाहर आया वो 0 डिग्री को घुमाएगा और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अगर ऐसा नहीं हुआ सिमेट्री किसी तरह का, अगर सिमेट्री किसी भी तरह का नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये 56 डिग्री से घूमे और ये 36 डिग्री से घूमे, नेट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और वैसे केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। वैसे केस में कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए देयर must be some sort of symmetry present in the molecule, in the molecule। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को बना लीजिए और जल्द बनाइए।
आज मैं आपसे ABCD लिखवा छोड़ूंगा, अभी थोड़ी देर में एकदम। यही तो आपको बताएगा कि एक पार्ट उसका यहां से क्या आ रहा है बेटा, यहां से PPL आ रहा है। यही तो आप, हाँ उतार लीजिए लैंग्वेज में। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, कितने तरह के सिमेट्री होते हैं, उनको कलेक्टिवली एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लिखिए सबसे पहला स्टेटमेंट, there are 23 elements of symmetry. There are 23 elements of symmetry. लेकिन उन 23 में हमें कुछ ही पढ़ने, उनमें हमें कुछ ही पढ़ने। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चौथा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें काम का हमारे लिए पी। इसको छोटा में POS कहेंगे, इसको COS कहेंगे, और इसको AOS कहेंगे, और इसको AOS कहेंगे। नोट करिए। आज आप लोग को ABCD में लिखवा दूंगा, देखते हैं कितने लोगों को ABCD लिखने आता है। इसमें सबसे पहले आपको आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हेडिंग बनाइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एन इमेजिनरी प्लेन which divide an imaginary plane which divide the molecule of object in two equal halves, in two equal halves. जैसे इमेजिन करें, जैसे इमेजिन करिए ये बॉटल, ठीक है, इसको अगर ऐसे काटे तो ऊपर ढक्कन है, नीचे ढक्कन नहीं है, तो ये टू इक्वल हाफ्स में नहीं बटा, यानी कि ये प्लेन इमेजिनरी प्लेन नहीं है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम कर सके, यानी इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे काटते हैं, तिरछे ऐसे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हम इसको ऐसे काटते हैं, ये देखिएगा ऐसे बीच से ऐसे काट देते हैं, ऐसे
बीच से ऐसे इसको काट दो, तब पूरी तरीके से कट जाएगा। जो चीज जहां पर यहां आएगा वो चीज उतना ही दूरी पर यहां भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, यानी इस प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। और ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है। ये देखिए, ये है 1 डिग्री से घुमा दीजिए, 1 डिग्री से और घुमा दीजिए, 1 डिग्री से और घुमा दीजिए, 1 डिग्री से और इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कंसीडर किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत? इनफाइनाइट नंबर ऑफ such planes can be considered, isn't it? ठीक है, अब आ जाइए आप यहां। मान लीजिए कि ये क्यूब है, मान लीजिए कि ये क्यूब है, दिख रहा है ना आप लोग को? ये क्यूब है, और छपा हुआ चीज इन सब पर मत जाना कि सर यहाँ फोटो नहीं है, वहां फोटो है, इन सब पर आपको नहीं जाना। और मान लीजिए ये क्यूब, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां कहां हो सकता है, देखिएगा गौर से। इसको ऐसे बीचों बीच काट देना तो 2 इक्वल हाफ्स में बन जाएगा। इसको ऐसे काट दें, ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे काट दें तो 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको ऐसे काट दें, यहां से बीचों बीच ऐसे, तो ये भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं डायगोनली, ये भी 2 इक्वल हाफ्स में काट देगा, है ना। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्लेन्स हैं जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को आ जाइए, एक ऋषभ ने क्वेश्चन लिखा है, हम लोग का फेस नहीं हो सकता है, लेकिन हम देखिए ऐसे इसको कट कर हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर को अगर ऐसे कट करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि सामने मुंह है, पीछे मुंह नहीं ना है। किसको पीछे मुंह है? किसको पीछे मुंह है? तो इसीलिए हमारे बॉडी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम शुरू होता है। आप लेटर्स ABCD लिखिए, अल्फाबेट्स ABCD लिखिए। ठीक है, इसमें इस अल्फाबेट्स में ABCD Z तक लिखना होगा। ठीक है, इसमें आपको, जैसे मैं एक करके दिखाता हूं, A लिख दिए, एक में करके दिखाता हूं, आप बाकी करिएगा। जैसे मैं A लिख दिया, A में कोई कहेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके अलावा कोई अगर ऐसे काटता है तो नहीं। अगर कोई कहेगा कि हम बोर्ड के प्लेन में काट देते हैं, तो लेटर जो लिखा था 2 डायमेंशनल है, बोर्ड के प्लेन में काटने वाला मत सोचिएगा। ठीक है, बोर्ड के प्लेन में काटने वाला आपको नहीं सोचना है। बताइए, ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर्स है जिसमें एटलीस्ट 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? बताइए तो काउंट करके। ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर्स हैं? ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर्स हैं
जिसमें एटलीस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लिख के बताओ सब। नंबर मुझे चाहिए, एबीसीडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए कि ए से लेके जेड तक में कितने लेटर्स हैं जिसमें एटलीस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इंटरनेट पर नहीं सर्च करना है, इंटरनेट पर बहुत सारा चीज गलत सलत भी दिया हुआ रहता है। एक को आया 9, पहला आंसर मुझे आया 9, दूसरा आंसर मुझे आया 19। मैं सारा आंसर बोलते जाऊंगा। एक ने दिया जवाब 9, दूसरे ने आंसर दिया 19, तीसरे ने जवाब दिया 9 के बाद 19 के बाद 16, 14, 19, 17, 17, 17, 18, 13, 17, 18, 16, 17, 18, 17, 16, 11, 17, यानी 17, 18, 19 बहुत लोग का है, 15, 16। अब देखिए कितने में रियली में होते हैं। चलिए कितने में होते हैं मैं दिखाता हूं आपको। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। देखो तो एबीसीडी ठीक लिखा हुआ है, साल भर में एक दो बार लिखते हैं। चलिए चेक किया है, मैं दिखाता हूं कहां कहां है। ये तो देख लिए थे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं,
इसमें नहीं, नहीं इसमें नहीं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में नहीं है तो कितने में है? 16 में है। देखो किसी में कंफ्यूजन हो, ये इसलिए मैं हर साल करवाता हूं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही ज्यादातर कंपाउंड में आपको देखना रहेगा और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओ में दिक्कत है। ओ में क्या दिक्कत? ओ तो गोल होता है। प्रियांशु ओ में तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, तो तुम भी क्या क्वेश्चन पूछते हो? यस, एन में और जेड में दिक्कत हो सकता है। एन, जेड और एस में दिक्कत हो सकता है। तो उसमें देखिए क्या दिक्कत है। मैं थोड़ा बड़ा लेता हूं। देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करते तो यहां पर मुझे ऐसे मिला। क्या यहां पर ऐसे मिला? जो चीज यहां जैसे मिले वो चीज यहां भी ऐसे ही मिलना चाहिए, तब उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं मिला। एक और केस देखिए इसी में। कोई कहता है कि इसको ऐसे कट करिए, कट कर दिए। मुझे यहां जाने पर, देखिए मुझे यहां जाने पर ये मिला। क्या मुझे यहां जाने पर वो मिला क्या? नहीं मिला। यहां देखिए, यहां लगातार आपको एन मिल रहा है और यहां आपको लगातार एन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसलिए देखिए अभी भी किसी को कंफ्यूजन? हॉरिजॉन्टल, ये देखिए एन को हॉरिजॉन्टल काटते हैं। देखो यहां कॉर्नर मिला। क्या यहां कॉर्नर मिला आपको? देखो ओ, प्रियांशु बहुत जिद पकड़े हुए कि ना ओ को बताइए, ओ को बताना होगा। जहां पर थोड़ा यहां जाना है यहां कहीं और दूर जाना है तो यहां भी और दूर जाइए, जैसे मैंने काटी। प्रियांशु जेड, जेड देखिए जेड तो एन की तरह है बेटा। यहां जाने पर मुझे कॉर्नर मिला। क्या यहां जाने पर कॉर्नर मिला? एस, एस देखिए आर में कहां से मिलेगा बेटा? ये देखो है एस में, एस का हालत तो जेड की तरह है। ये देखो एक बड़ा एस बनाते हैं।
यहां जाने पर ये मिला, क्या इतना दूर जाने पर वही चीज मिला? यहाँ मुंह बंद है, यहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ मुंह बंद है, मिला? और कोई चाहिए? और किसी में दिक्कत है? मतलब जो ऊपर है एग्जैक्टली वही चीज नीचे होना चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पर ये है, यहाँ भी है, यहाँ पर ये है, यहाँ भी है, यहाँ पर ये है, यहाँ भी है। यस, काटने पे इमेज का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, समझे? अब देखो लोग आज प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए क्लास छोड़कर चले गए कि ये सब बहुत आसान चीज है, ठीक है, लेकिन बताइए तो एन एस ये सब केस में कितना बारीकी से आप लोग गिर गए। और यही छोटा छोटा दिक्कत से लोगों को क्वेश्चन नहीं बनने लगता है और फिर बोलते हैं कि सर खराब पढ़ाई, हमको तो बनबे नहीं करता है। और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? तो कंपाउंड में प्लेन और सिमेट्री देखना मैं कल सिखाऊंगा आपको, ठीक है? कंपाउंड में प्लेन और सिमेट्री दिखना मैं कल आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है? इसको रिवाइज करके कल आइएगा क्लास में, ठीक है? ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। चलिए आज क्लास रखते हैं, गुड बाय।